हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग फैमिली पेंशन की आईटीआर फाइल कर रहे हैं। एम्प्लॉय की डेथ के बाद जब फैमिली को मंथली पेंशन मिलती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तो उसे फैमिली पेंशन कहते हैं। ये डिफरेंट है पेंशन वर्ड से। पेंशन वर्ड तब यूज होता है जबकि आप रिटायरमेंट के बाद कोई मंथली अमाउंट लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से तो उसे पेंशन कहते हैं। लेकिन फैमिली पेंशन वो होती है जो डेथ के बाद आपकी फैमिली को मिलती है। दोनों के ही ट्रीटमेंट में इनकम टैक्स के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। पेंशन के अमाउंट से हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपीज़ का, लेकिन फैमिली पेंशन से हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है। इसमें से हमें थोड़ा बहुत अमाउंट एज अ डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन काफ़ी हैवी अमाउंट हमें यहाँ एज अ डिडक्शन नहीं मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलिंग। आ जाते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जो कि है incometax.gov.in। यहाँ पर सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें ई फाइल में आना है। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अब यहाँ पर हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 23-24 ऑनलाइन मोड। कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, कंटिन्यू। सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म में 1 ले लेते हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 1। स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपकी फैमिली पेंशन की अमाउंट प्लस एफडी का इंटरेस्ट सब मिलाकर 2.5 लाख रुपए के ऊपर है तो आप इस पर टिक करेंगे, वरना आप नीचे अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को कंफर्म करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा सबसे पहले। इसमें आपको सबसे लास्ट में सेलेक्ट करना है नॉट एप्लीकेबल, एग्जाम्पल फैमिली पेंशन एक्सेट्रा। सेक्शन 139(1) ये बाय डिफॉल्ट टिक है क्योंकि हम ओरिजिनल आईटीआर फाइल कर रहे हैं। अगर आप रिवाइज आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 139(5) को सेलेक्ट करना है। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम? नो कर देते हैं। बैंक डिटेल्स में हम किसी एक बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे नॉमिनेशन के लिए और वो बैंक आपका वैलिडेटेड होना चाहिए। कंफर्म। इसके बाद आता है ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले अपने फॉर्म 26AS और AIS स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है और हम जो भी फिगर्स यहाँ पर देंगे वो हमारे AIS स्टेटमेंट और 26AS स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होगी। दोनों से मैच करती हुई अमाउंट ही यहाँ पर हम देंगे। AIS को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमें क्या क्या दिख रहा है? डिविडेंड है, इंटरेस्ट है सेविंग बैंक का, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स यानी कि आपके एफडी का जो इंटरेस्ट है। इसके बाद है टाइम डिपॉजिट्स जो आपने ड्यूरिंग द ईयर एफडी बनवाई है। एफडी आपने जो बनवाई है ड्यूरिंग द ईयर उसका अमाउंट हमें आईटीआर में कहीं पर भी नहीं देना होता है। हम सिर्फ यहाँ पर देंगे डिविडेंड, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी फैमिली पेंशन हमें कितनी रिसीव हुई है। तो जिन भी लोगों को फैमिली पेंशन मिलती है उन्हें कोई भी फॉर्म 16 नहीं मिलता है और उनका कोई टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होता है। इसलिए फैमिली पेंशन का अमाउंट हमें ना तो अपने AIS में मिलता है और ना ही हमें 26AS में मिलता है। अगर आपके फैमिली पेंशन के अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो फिर वो आपको 26AS में मिल जाएगा और वहाँ से आप अमाउंट को अपने आईटीआर में ले सकते हैं। लेकिन टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है तो अमाउंट आपको वहाँ नहीं मिलेगा। तब आपको कैसे अमाउंट को लेना है? तब आप अपनी पासबुक चेक करेंगे और पूरे साल भर में 12 महीनों का आपको फैमिली पेंशन का अमाउंट ऐड कर लेना है। 12 महीने का जो भी आपका फैमिली पेंशन का अमाउंट आएगा वो ही आप आईटीआर में फिल कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पर आईटीआर में फैमिली पेंशन के अमाउंट को फिल किया जाता है। सबसे पहले सैलरी एग्जेम्पशंस हैं जो कि हमें नहीं चाहिए हैं। कंटिन्यू। सैलरी का कॉलम यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अगर आपको रेंटल इनकम आती है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर होम लोन का इंटरेस्ट जा रहा है तो उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, वो भी आपको सब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही दिखाना है। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर आपको अमाउंट प्रीफिल्ड मिलेंगे AIS से, लेकिन आपको एक बार चेक ज़रूर कर लेना है। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड ये आपका ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। ये ना तो आपको 26AS में मिलेगा और ना ही AIS में मिलेगा। इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स जो कि आपकी एफडी का अमाउंट है, एफडी का इंटरेस्ट है, इसे आपको चेक करना है AIS से। सही है। डिविडेंड का अमाउंट, डिविडेंड भी सही है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक ये भी सही है। सारे अमाउंट यहाँ पे सही से फिल हो रहे हैं। इसके बाद हम फैमिली पेंशन का अमाउंट कहाँ पर देंगे? यहाँ ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इसमें नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको लास्ट में मिलेगा डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। यहाँ पे येस कर देते हैं और यहाँ पर हम अपना अमाउंट देंगे। मान लेते हैं कि हमें
हर महीने 25,000 रुपये की फैमिली पेंशन मिल रही है। तो 25,000 को हम इंटू करेंगे 12 से, आ जाएगी हमारी फिगर 3 लाख की। 3 लाख हमने यहाँ पर दे दिया फैमिली पेंशन। इसमें से हमें डिडक्शन मिल जाता है 15,000 का। वैसे यहाँ पर रिडक्शन अंडर सेक्शन 57 क्या कहता है कि जो भी आपका फैमिली पेंशन का अमाउंट है, इसका 1/3 या फिर 15,000 जो भी उसमें से लेस होगा उसका डिडक्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो 1/3 अमाउंट तो ज़्यादा है, 15,000 कम है, इसलिए 15,000 का डिडक्शन यहाँ पर इसने दे दिया। इसके बाद एनी अदर, कोई और इसके अलावा आपकी कहीं से कोई सोर्स से कोई इनकम आ रही है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद डिविडेंड इनकम जो कि यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो रही है, कंटिन्यू कर देंगे। सारी इनकम्स यहाँ पे ऐड हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपकी कोई है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और एग्जेम्प्ट इनकम में हमें यहाँ क्या क्या हेड मिलते हैं। एग्रीकल्चर इनकम है लेस देन 5,000, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई कॉम्पेंसेशन मिला है, इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई अमाउंट मिला है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड, डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन। काफ़ी सारे यहाँ पर एग्जेम्पशंस हैं, आप एक बार देख सकते हैं अगर आपके केस में कोई एप्लीकेबल हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई गिफ्ट रिसीव हुआ है रिलेटिव से तो वो भी फुली एग्जेम्प्ट होता है, वो भी आप यहीं एग्जेम्प्ट इनकम के कॉलम में ही दिखाएंगे। अगर रिलेटिव के अलावा किसी व्यक्ति से आपको गिफ्ट रिसीव होता है तो 50,000 से ऊपर का गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल है और उसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही इंक्लूड करते हैं। कंफर्म कर देते हैं इसे। टोटल डिडक्शंस में आप 80C दे सकते हैं, 80D में मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर रेंट पे करते हैं तो 80GG सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। और क्योंकि ये सीनियर सिटीजन की ITR है तो हम यहाँ पर सेक्शन 80TTB को ले लेते हैं, जिसमें कि हमें सेविंग बैंक के इंटरेस्ट और FD के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपके केस में ये सीनियर सिटीजन की ITR नहीं है तो आप सेक्शन 80TTA में सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। कंफर्म कर देंगे। 80TTB का शेड्यूल यहाँ पर ऐड करेंगे। इसमें हम मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हमारे केस में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, 1 लाख के ऊपर का है, तो हम यहाँ पर पूरा फुल 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट पोर्शन कम होता 50,000 से तो विच एवर इज़ लेस वो डिडक्शन हमें यहाँ पर मिलता। ऐड कर देंगे। टोटल डिडक्शंस 50,000 कन्फर्म। डिडक्शंस भी कन्फर्म हो गए। टैक्स पेड में सैलरी TDS यहाँ पे नील है क्योंकि सैलरी इनकम नहीं है हमारी। दूसरा है इनकम अदर देन सैलरी। यहाँ पर FD के इंटरेस्ट पर जो TDS डिडक्ट हुआ है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका हम क्लेम ले सकते हैं क्योंकि हमारी इनकम 5 लाख रुपए के नीचे है। एक बार शेड्यूल को ओपन करेंगे, क्योंकि हर शेड्यूल के अंदर आपको अमाउंट को चेक करना बहुत ज़रूरी है। कई बार यहाँ पे मिसमैच हो जाता है जिसकी वजह से आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, डिफेक्टिव का नोटिस आ जाता है और आपको दोबारा से अपने ITR को फिल करना पड़ता है। तो एक बार चेक कर लेने में कोई बुराई नहीं है, 1 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर बॉक्स पर टिक लगाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और 26A फॉर्म से हम ये चेक कर लेंगे कि हमारी जो अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ये करेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 26A में सिर्फ एक ही जगह यहाँ पे TDS दिख रहा है और इसी TDS के अमाउंट को हमें यहाँ पर चेक कर लेना है। अमाउंट बिल्कुल करेक्ट है, सेव कर देंगे। कन्फर्म। इसके बाद टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ग्रॉस टोटल इनकम दिख रही है, टोटल डिडक्शंस हमने कितने क्लेम किए, नेट टैक्सेबल इनकम, इस पर टैक्स कितना बना, क्योंकि इनकम 5 लाख रुपए के नीचे है तो पूरा अमाउंट का हमें रिबेट मिल गया। टैक्स हमारा कुछ भी नहीं बना यहाँ पर और जो हमने टैक्सेस पे किए हैं, जो TDS हमारा डिडक्ट हुआ है वो कम्प्लीटली हमें रिफंड हो जाएगा। यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ रुपीज़ दिस। अब हमें नीचे प्रीव्यू देख लेना है। यहाँ पर आपको ITR का प्रीव्यू दिखाएगा, आपको कम्प्लीटली ITR को एक बार चेक कर लेना है। अगर ITR बिल्कुल सही है, आप कंफर्म है तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं। नीचे आएंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन। यहाँ पर एक एरर आ गया है, कंट्री इज मैंडेटरी, तो आपको इसी वाले कॉलम पर क्लिक करना है और ये सीधे आपको जहाँ पर भी एरर है वहाँ पहुँचा देगा। तो यहाँ पर ये हमारी एड्रेस डिटेल्स प्रोफाइल के अंदर मिसिंग है, इसी वजह से एरर आया है। हम यहाँ पे फिल कर देंगे जो भी हमारी कंट्री है, जिप कोड, टाउन, सिटी, अपना एड्रेस वो फिल कर देंगे। हम फिर से इसे सबमिट करेंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा और हमारी ITR वैलिडेट हो जाएगी। एरर रिमूव होते ही वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, यहाँ पर हमें ई वेरीफाई करना है।
ई वेरीफाई नाउ से कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास आधार OTP का ऑप्शन है। तुरंत आपके पास OTP आएगा और आपका ITR ई वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो आप ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास कोई ऑप्शंस यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली अपने ITR V का प्रिंट आउट निकाल के उसे बेंगलोर हेड ऑफिस सेंड कर सकते हैं, नॉर्मल पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से। ITR V आपको कैसे मिलता है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आती है। उसी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को ITR V कहते हैं और उसी का प्रिंट आउट आपको निकालना है और उसे पोस्ट करना है। ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। अगर आपने इसे सबमिट कर दिया तो आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, फिर आपको दोबारा से ITR को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप कंफर्म हैं तो आप सबमिट कर दीजिए, और अगर आप एक बार फिर से चेक करना चाहते हैं या अमाउंट्स चेंज करना चाहते हैं तो कैंसिल करके आप फिर से एडिट कर सकते हैं। सबमिट, ITR सबमिट हो गई है और इन्फॉर्मेशन है कि यू स्टिल नीड टू ई वेरीफाई विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर आपको ई वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, वरना आपकी ITR इनवैलिड हो जाएगी। ITR फाइलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, आपको सिर्फ ई वेरीफाई करना है। ई वेरीफाई करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप फिर से साइट पर आएंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके आप अपने ITR को ई वेरीफाई करेंगे। ई फाइल में मिल जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर ई वेरीफाई रिटर्न, यहाँ से ई वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डैशबोर्ड पर भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको बस अपनी ये डाउनलोड रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड रिसिप्ट में आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर से ही आप अपनी ITR को ई वेरीफाई कर सकते हैं बिना यहाँ पर लॉगिन किए। यहाँ से हम लॉग आउट कर देते हैं। होम पेज पर यहाँ पर आपको मिलता है ई वेरीफाई रिटर्न। यहाँ पर बस आपको अपना पैन नंबर देना है, असेसमेंट ईयर कौन से ईयर की आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो कि आपको अपनी रिसिप्ट से मिल जाएगा, मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव है जिस पर कि आप OTP चाहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा और वहाँ से आप आधार के थ्रू अपने ITR को ई वेरीफाई कर सकते हैं। आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको फैमिली पेंशन के ITR को फाइल करना है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, आगे भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।